नमस्कार। आज हम ग्रीक ज्योग्राफर्स यूनानी भूगोलवेत्ता हेरोडोटस के बारे में चर्चा करेंगे। हेरोडोटस, जैसा कि हेरोडोटस प्रथम वे अग्रज इतिहासकार थे। हेरोडोटस इतिहास के जनक थे, फादर ऑफ हिस्ट्री, but regarded as one of the founders of geographers. वो इतिहास के जनक थे, लेकिन उसके साथ ही अग्रणीय भूगोलवेत्ता भी थे। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक दशाओं की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया। उनका विचार था कि संपूर्ण इतिहास भौगोलिक पृष्ठभूमि में, कि जो भी इतिहास है वो भौगोलिक पृष्ठभूमि में होना चाहिए तथा भूगोल को इतिहास के संदर्भ में समझना चाहिए। उन्होंने कहा, all history must be treated geographically and all geography must treated historically. कहा भी गया है कि भूगोल और इतिहास, भूगोल के लिए जब हम किसी भी चीज की चर्चा करेंगे और किसी भी हम सन की बात करेंगे, हिस्ट्रिकल समय की बात करेंगे, तो समय के साथ साथ उसको जगह चाहिए, स्थान चाहिए। जब हम स्थान की बात करेंगे तो समय कौन से समय की बात है उसकी बात हो जाती है, उसको हमें बताना पड़ता है। तो ज्योग्राफी से हिस्ट्री को नहीं अलग कर सकते और हिस्ट्री को ज्योग्राफी से अलग नहीं कर सकते। दोनों सिस्टर्स हैं, इसलिए उन्होंने कहा ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। इनको हमें एक दूसरे के संदर्भ में समझना चाहिए। हेरोडोटस के कार्य ऐतिहासिक भूगोल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पृथ्वी के धरातल का वर्णन करते हुए वे वहां के तत्कालीन जनजातियों एवं उसका जीवन का रोचक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्हें अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक एंथ्रोजोग्राफर भी मानते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिडर हिम एज द फोरमोस्ट एंथ्रोग्राफर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मानव विज्ञान के बारे में किया, मानव जनजातियों के बारे में बात की, इसलिए उनको अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक भी कहा जाता है, माना जाता है। हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व में हालिकार्नसेस में जन्मे थे। वे हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस में रहे। वहां से वो फिर दक्षिणी इटली के नगर थूरी में चले गए। थूरी में ही उन्होंने अपना अधिकांश लेखन कार्य पूरा किया। वे एक महान यात्री थे जिनका भूगोल में उत्कृष्ट कोटि का योगदान रहा। वे व्यक्तिगत अवलोकन के आधार पर लिखते थे। जो भी उनकी राइटिंग्स है वो एम्पेरिकल है। पहले वो व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन करते थे उस चीज के बारे में, फिर उसके बारे में लिखते थे। तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड उनकी नॉलेज थी। वे व्यक्तिगत अवलोकन के आधार पर लिखते थे। इटली में जाने के पश्चात वे मारमारा और बास्फोरस अंतर्द्वीप से यूगेजियन सागर जा पहुंचे। वहां से फारस साम्राज्य में सूसा और बेबीलोन जाकर रुके। वे एशिया माइनर के तटों से भी परिचित थे। एजियन सागर के द्वीपों, यूनान, बाइजेंटियम और थ्रेस के तटों को भी उनकी अच्छी जानकारी थी। उन्होंने टायर की यात्रा की, कुलचियों के देशों में घूमे फिरे और कई बार मिस्र गए। वे वहां अस्वान तक गए। लीबिया में वो साइरेन तक पहुंचे। पृथ्वी की आकृति के बारे में जो हेरोडोटस थे, उनके विचार हेक्टेस से मेल नहीं खाते थे, वो थोड़ा डिफरेंट थे। वे उसे वृत्ताकार महासागर निधि से घिरी नहीं मानते थे। उनके विचार होमर से मिलते थे और वो पृथ्वी को चपटी मानते थे जिस पर सूर्य पूर्व से पश्चिम चाप की तरह यात्रा करता है। वे दार्शनिक संप्रदाय पाइथागोरियन के अनुयायी थे। हेरोडोटस पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने
कैस्पियन कैस्पियन को आंतरिक समुद्र माना था, जबकि अलेक्जेंड्रिया युग के सभी भूगोलवेत्ता और हिकेटियस ने वे समकालीन से उत्तरी महासागर को भुजा कहा था। तो पहली बार उन्होंने कैस्पियन सी को इनलैंड सी कहा था। और जो हेरोडोटस है, धरातल के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले भौतिक प्रक्रियाओं से परिचित थे। उन्होंने इंटरेस्टेड इन द नेचर ऑफ लैंडस्केप एंड डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल फेनोमेना एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दे। उन्होंने जो भी ज्योग्राफिकल फेनोमेना था उसके बारे में देखा, पहले उसको डिस्क्राइब किया और फिर उसके रीजन ढूंढने की कोशिश की कि वो किन कारणों से होता है। वे कहा करते थे कि नील नदी घाटी, विशेषता उसका डेल्टा, नदी तोरा इथोपिया से लाई गई गाद वे काप मिट्टी से बना है। ये गाद काले रंग की है जिसमें सरलता से घुल जाती है। वो भूमध्य सागर में नील डेल्टा का भी निर्माण इसी गाद के जमाव से मानते थे। उन्होंने प्राचीन तट रेखा की पूर्ण रचना करते हुए अनेक समुद्री पत्तनों को प्राप्त भूमि की ओर खिसके हुए दर्शाया था। उन्होंने डेल्टा निर्माण प्रक्रिया को समझाया कि कैसे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, और मिएंडर नदी के डेल्टा को भी नदी तलछट जमाव का परिणाम कहा। इसी भांति हेरोडोटस ने तापक्रम और हवाओं के प्रभाव के संबंध में भी स्थापित करने की कोशिश की। He tried to establish a relationship between temperature and the movement of the winds. हेरोडोटस पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व भूभाग को, जो पूरा विश्व भूभाग था, नॉन था, उन्होंने उसको 3 महाद्वीपों में उन्होंने विभक्त बताया, जैसे यूरोप, एशिया और लीबिया। तो उन्होंने पूरे विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा, यूरोप, एशिया और लीबिया, अफ्रीका। वे यूरोप के आकार को संयुक्त एशिया व लीबिया के आकार के बराबर मानते थे। हेरोडोटस को यूरोप के अधिकांश भागों के बारे में ज्ञान थोड़ा सा कम था। वे डेन्यूब ईस्टर को विश्व की सबसे बड़ी नदी मानते थे। सीथिया का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वह देश अजोव सागर के पश्चिमी वे युगेशियन के उत्तर में विस्तृत था। वह यूनानी व्यापारियों द्वारा बसा हुआ था। उसने स्वयं हेरोडोटस घूम फिर के देख चुके थे तथा ओलंबिया और नेस्टर नदियों के बीच फैले प्रदेश में वो कुछ समय रहे भी थे। दनाइस नदी का हेरोडोटस उल्लेख करते हैं और नेस्टर को सीथिया की ड्यूनूब के पश्चात सबसे बड़ी नदी मानते थे। नदियों के बारे में हेरोडोटस का ज्ञान अच्छा था। हेरोडोटस सीथिया में बसे अनेक जनजातियों के जीवन, एंथ्रोपोजाग्राफ, पहले भी अपन ने बात की, एंथ्रोग्राफर थे। हेरोडोटस सीथिया में बसे अनेक जनजातियों की जीवन, आत्म में भिन्नता उनकी भौगोलिक भिन्न स्थितियों का परिणाम मानते थे कि जो प्रजातियां वहां कर होती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होती है। नेस्टर नदी घाटी में खेतों पर निर्भर जनजातियां बसी थी, परंतु पूर्व की ओर बढ़ते ही यायावर घुमक्कड़ थे। अजीबो सागर के तट पर शाही जातियां, रॉयल ट्राइब बसी थी। अन्य जातियों में उल्लेखनीय अगास्थ्रसी, न्यूरी, एंडोफागी, मलेचनी, गेनोडली और सारमोगोताई थी। इनके अलग अलग शासक थे। ये सीथिया से भिन्न थी। इनमें सबसे सभ्य अगार्थस थी। एशिया के बारे में हेरोडोटस का ज्ञान पश्चिम एशिया पर विस्तृत फारस साम्राज्य तक सीमित था। वे इरिथियन सागर से कैस्पियन की ओर और भूमध्य सागर से काला सागर तक और सिंधु तक उसका विस्तृत था। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हेरोडोटस को अधिक जानकारी थी। भूमध्य सागर के दक्षिणी तट के बारे में उनकी जानकारी उतनी सही थी जितनी की उत्तरी तट की। उन्होंने स्वयं अस्वान तक यात्रा की। अस्वान उस समय यूनानी जनसंस्कृति वे संस्कृत का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसका कार्थिस तक का ज्ञान बहुत सही था। महाद्वीप के अंदरूनी भागों में उनका ज्ञान नील नदी के मार्ग तक ही सीमित था।
अफ्रीका के अंदरूनी भागों को हेरोडोटस 3 अक्षांशीय कटिबंधों में विभक्त करते थे। पहला कटिबंध भूमध्य सागर तट है, जो एटलस पर्वतों से नील डेल्टा तक है। यहाँ कुछ तो यावाकारो नोमैड्स और कुछ भाग कृषकों द्वारा बसा हुआ है। दूसरा कटिबंध उसके दक्षिण में जंगली जीव जंतुओं का क्षेत्र है। अरब इसे खजूरों का मुल्क कहते थे। तीसरा कटिबंध उसके भी दक्षिण में स्थित सहारा का मरुस्थल है। हेरोडोटस यहाँ के 5 मरुधानों का उल्लेख कर उनके नाम व्यक्त कर सके। अमोनिया, ओगिला, गारामंड्स, अथाइंस और एटलांटिस थे। तो जो हेरोडोटस थे उन्होंने कार्टोग्राफी के अंदर भी कंट्रीब्यूट किया, मानचित्र कला के अंदर भी कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने मानचित्र, बहुत सारे मानचित्र बनाए। कंट्रीब्यूटेड इन कार्टोग्राफी बाय प्रिपेयरिंग डिफरेंट मैप ऑफ द नोन वर्ल्ड। उस समय जो उनका ज्ञात संसार था उसके उन्होंने मानचित्र बनाए। फर्स्ट जोग्राफर हु गिव आइडिया ऑफ मेरिडियन ऑन द मैप ड्रॉ अ मेरिडियन ऑन द वर्ल्ड मैप। वो पहले जोग्राफर थे जिन्होंने मेरिडियन शब्द काम में लिया, आइडिया उन्होंने मेरिडियन का दिया और मानचित्र के अंदर उन्होंने मेरिडियन बनाकर वर्ल्ड मैप बनाया। जैसा कि पहले बात किया, उन्होंने कैस्पियन सी को इनलैंड सी बताया और जो नाइल रिवर थी उन्होंने बताया कि नाइल रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये इतिहास के जनक थे, लेकिन इनका ये था कि हमें भूगोल को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और इतिहास को भूगोल के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक थी वो थी हिस्ट्री और इनका कंट्रीब्यूशन एज एन कार्टोग्राफर रहा है। इन्होंने मेरिडियन के ऊपर बेस्ड मानचित्र बनाया और इन्होंने उस समय का जो नोन वर्ल्ड था, जो ज्ञात संसार था, उस ज्ञात संसार को इन्होंने 3 महाद्वीपों के अंदर बांटा, यूरोप, एशिया एंड लीबिया। लीबिया जो उन्होंने अफ्रीका बताया और इन्होंने टेम्परेचर और मूवमेंट ऑफ विंड्स के बीच में, जो हमारा तापमान है और जो हवाएं हैं उनके बीच में भी इन्होंने रिलेशनशिप बताई। और एक इन्होंने चीज और किया कि एथनोजोग्राफर थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में, जो उस समय का संसार था, वहां के जो ट्राइब्स थे उन ट्राइब्स के बारे में उन्होंने लिखा। थैंक यू।